हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। ये हमारा 5वां पार्ट है 4th लेक्चर का। अब तक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखा था कि भाई हमारे पास दो प्लेट्स आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास दो प्लेट्स है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि भाई ये प्लस क्यू किसके बराबर है, इस माइनस क्यू। परिमाण में दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों प्लेटों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है, ए, दोनों का सेम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, स्मॉल डी, मतलब कि ये दूरी कितनी है, स्मॉल डी। और इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए। इन दोनों प्लेटों का जो एरिया है वो कितना है, ए, ठीक है। अब देखो इसका एरिया सेम, दोनों पे चार्ज सेम है, सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है, इसको हमने मान लिया प्लस सिग्मा, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, माइनस सिग्मा। मतलब कि प्लस सिग्मा इसलिए क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, माइनस सिग्मा किस लिए, क्योंकि ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो हम ये कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस क्यू के लिए प्लस सिग्मा, और माइनस क्यू के लिए माइनस सिग्मा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक चीज मेरे को बताओ कि भाई जैसे मान लो, ध्यान से इस चीज का जवाब देना भाई, है ना। मान लो ये हमने ये प्लेट ली है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इस प्लेट को ध्यान से देखो, तो इसको देखेंगे तो हमें ये कैसे दिखेगी, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की तरह। और शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये इसमें किसी को डाउट है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको जाके देख लेना। पूरी डिटेल में मैंने समझा रखा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से E इक्वल टू, ये पॉजिटिव के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। इसी प्रकार ध्यान से देखो तो ये एक दूसरी शीट है जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, भाई प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नेगेटिव, वो भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव की वजह से, ये पॉजिटिव की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस। मतलब कि ये पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस से माइनस, ठीक है। मतलब कि प्लस से बाहर निकलता हुआ, नेगेटिव हमेशा प्लस के अंदर की ओर आता है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस ओर जा रहा है, माइनस की ओर। मतलब कि प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड दी चार्ज,
और माइनस के लिए क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, एक समान, मतलब कि प्लस के लिए भी इधर जाएगी और माइनस के लिए भी इधर जाएगी। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ई कितना आएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, 0 cos थीटा 0। ठीक है, तो मैं वो सब नहीं बता रहा कि भाई वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन इसको सीधा सीधा लेंगे। ठीक है, तो जो ई है, ई पॉजिटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, धनावेश के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई नेगेटिव का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, अब आप लोग मेरे को एक जवाब देना कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, जरूर लिखना। ठीक है, फिर अगर ऐसा होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, अब ई की वैल्यू आ गई, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, हम जानते हैं कि भाई समांतर प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, समांतर प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल डी। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, विभवांतर कितना हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू डी। तो E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। कोई दिक्कत, और चूंकि सिग्मा होता है Q अपॉन A। ठीक है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व, कितना होता है Q अपॉन A। तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा, यहां देखो C इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू कितनी है, C इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये किसकी वैल्यू आई, C की। ये किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए उसकी क्या है, कैपेसिटी है, धारिता है। ये क्या है, धारिता। किसी भी समांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए ये क्या है, उसकी धारिता। ठीक है। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। डी क्या है, प्लेटों के मध्य दूरी, एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। और मेरे को एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि भाई हम एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इसका मान कितना होता है। ठीक है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में इसकी वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन एम की अलग अलग मीडियम के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है। कांच के लिए क्या हो सकती है, एयर के लिए क्या होती है, वैक्यूम के लिए क्या होती है। ठीक है। ये तुम लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, उतारो इसको। ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये सब तो ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है, नोट लगा के लिखना इस चीज को, नोट लगा के, नोट। ठीक है, कि जो हमारे पास प्लेट है, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो प्लेटें हैं, ये जो दो हमारे पास प्लेटें हैं, इनके कोनों पर, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इनके कोनों पर आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में ही सिमटा हुआ रहे। ठीक है। कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमको, मतलब कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के बीच में ही चाहिए। ठीक है। पैक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन इस डेंसिटी की वजह से, अधिक डेंसिटी की वजह से यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से असमान रूप से उत्पन्न होता है, असमान इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दोनों साइड में, किसकी वजह से, हाई डेंसिटी की वजह से, असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है। असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो कंडीशन होती है, ये जो सिचुएशन आई है अपने पास, इस सिचुएशन को बोलते हैं उपांत प्रभाव। क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव। ठीक है। किसकी वजह से होती है, चार्ज डेंसिटी की अधिकता की वजह से। कहां पे है अधिकता, प्लेटों के कोनों पर। प्लेटों के कोनों पर चार्ज डेंसिटी की अधिकता की वजह से असमान इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उस असमान इलेक्ट्रिक फील्ड के उत्पन्न होने के प्रभाव को, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। देखो हमें कैपेसिटर में, कैपेसिटर की खासियत क्या है, कैपेसिटर की खासियत क्या है कि कैपेसिटर हमें एक साथ जरूरत पड़ने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक साथ जरूरत पड़ने पर बहुत
ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करता है कि कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है या ऐसा एलिमेंट है जो खुद के अंदर कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एनर्जी को स्टोर रखता है। ठीक है, अपने अंदर सीमित दायरे में विद्युत क्षेत्र को संचित कर ऊर्जा का क्या करता है, संचय करता है। इसलिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जैसे मान लो पंखा है, हमारे पास पंखा है, फैन। ठीक है, अब इस पंखे में मान लो, इस पंखे में क्या लगी हुई, मोटर लगी हुई। ठीक है, इस मोटर को स्टार्ट होने में मान लो 25 एम्पीयर के हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। कितनी करंट चाहिए, 25 से 30 एम्पीयर की हमको करंट चाहिए। किसके लिए, इस पंखे की मोटर को स्टार्ट करने के लिए। किसके लिए, इस पंखे की मोटर को स्टार्ट करने के लिए। देखो मैं तुमको एक इसका उदाहरण देता हूँ, ढंग से ध्यान से समझना। कि जैसे मान लो किसी ने टेम्पो देखा है। ठीक है, तो टेम्पो वाला क्या करता है कि उसके अंदर रस्सी लपेटता है। ठीक है, उसको रस्सी को खींचता है और झटके से उस इंजन को क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क, बल आघूर्ण देता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो मोटर, वो इंजन घूमने लगता है। ठीक है, एक बार उसको रोटेशन मिला तो उसके बाद वो डीजल या पेट्रोल की सहायता से चलता रहता है। ठीक है, तो इनिशियल टॉर्क किससे मिला, उस रस्सी से, उस झटके से मिला जो हमने उसको एक्सटर्नली दिया। ऐसे ही क्या होता है कि पंखे की जो मोटर है उसको भी क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक बार उसको चालू होने के लिए। एक झटके के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे उस मोटर के साथ क्या जोड़ देते हैं, एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, उसी रस्सी की तरह काम करता है जो उस टेम्पो को स्टार्ट करने में काम आई थी। उसी तरह ये कैपेसिटर क्या करेगा, इस मोटर को टॉर्क देगा, एनर्जी, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक बार में उस पंखे को देगा। और जैसे ही उस पंखे की मोटर को एनर्जी मिली तो पंखे की मोटर रोटेट होना स्टार्ट होती है। एक बार वो रोटेट हुई तो जो कंटिन्यूस हमारे पास जो डायरेक्ट लाइन से करंट आ रहा है उससे वो चलता रहेगा। जैसे मान लो पानी चढ़ाने वाली मोटर है, वहाँ पे भी तुमने देखा होगा तो एक गोल सेल टाइप लगा रहता है, वो क्या है, कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। वो करता क्या है, उस मोटर को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस मोटर को स्टार्ट होने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे ही तुम ये देखो कि मान लो कैमरा है। ठीक है, कैमरे में सेल लगते हैं छोटे छोटे। ठीक है, 2 एम्पियर के, 2.5 एम्पियर के। पर जब कैमरे की फ्लैश पड़ती है तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो 2.5 एम्पियर का सेल उसको इतनी बैटरी कहाँ से देगा, तो फ्लैश के साथ क्या जोड़ देते हैं हम, छोटे छोटे कैपेसिटर जोड़ देते हैं। छोटे छोटे कैपेसिटर क्या करते हैं, जैसे ही हम जैसे ही फोटो खींचते हैं तो फ्लैश को जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलती है, उसको कैपेसिटर से मिलती है। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन प्लेटों पर क्या है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होने लगता है, कुछ एनर्जी का लॉस होने लगता है। इतना कोई इसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ ठीक है, होता है। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव। क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव। ठीक है, प्लेटों पर आवेश घनत्व अधिक होने की वजह से असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और असमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये बातें हुई समांतर प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि भाई किस तरीके से कैपेसिटर बनाया जाता है, किस तरीके से वो काम करता है। उसके हमने 2-3 उदाहरण देखे। ठीक है, कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होता है वो देखा हमने। ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, उसकी धारिता कितनी होती है वो देखी हमने। तो हमारे पास फाइनली ये आया C = A∈0/d। ये हमारे पास फाइनल कैपेसिटेंस आया किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/d पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/d पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है, A पर। जैसे जैसे d की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्लेटें जितनी दूर होती जाएगी
उतनी ही उसकी धारिता कम होती जाएगी। जैसे जैसे प्लेटें दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी धारिता कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटर को लेके, समांतर प्लेट कैपेसिटर को लेके क्या है, एक छोटा सा डिस्कशन है। ठीक है, इन दोनों वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से वीडियो नंबर 4 और आज का जो 5 है इसमें हमने क्या पढ़ा है, समांतर प्लेट कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि किस तरीके से प्लेटों के ऊपर चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और उसकी धारिता कितनी होती है। अब यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर सकता है। ठीक है, और भी कोई इम्प्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश लगे, कहीं ऐसा लग रहा हो कि भाई कंसेप्ट में हमको समझ में नहीं आ रहा है या कोई और तरीका हम यूज़ करें, तो वो भी हमको बता देना। जो भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था ना, नोट लगा के ये लिख लो कि भी मान लो हम हमेशा बात कर रहे हैं समांतर प्लेट, है ना, समांतर प्लेट। समांतर प्लेट का मतलब ये है कि प्लेट जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल शेप में हो, ये चीज़ याद रखना। समांतर प्लेट कैपेसिटर का मतलब है कि कोई दो चालक है जिनको हमने बहुत कम दूरी पर एक दूसरे के साथ में रखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि ये जो दोनों प्लेटें हैं ये हमेशा कैसी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। ये वृत्ताकार भी हो सकती है, मतलब दो प्लेटें ऐसे भी हो सकती है। इन दोनों को भी अगर अपन पैरेलली एक दूसरे के पास ऐसे रखेंगे तो इस पर ये प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो हमेशा ये याद रखना कि भाई जो प्लेटें ले रहे हैं अपन, ये गोल भी हो सकती है, यहाँ से ये प्लेटें गोल हो सकती है और ऐसे हो सकती है। ठीक है, चपटी है ही सही। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, बट स्फेरिकल नहीं होगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल के लिए हमने क्या देखा था कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 4πε0 r पर डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, r पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो स्फेरिकल नहीं होगी लेकिन वृत्ताकार हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि प्लेटें हमेशा इसी शेप में, वृत्ताकार भी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड कमेंट।